BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। शामी शहर अलबाब से 2 बरस बाद दौलत इस्लामिया की पसपाई। BBC की टीम को सबसे पहले वहां तक रसाई मिली तो हर सू तबाही नजर आई। इंडियन रियासत छत्तीसगढ़ में माओनवाज बागियों के हमले में CRPF के 25 एहलकार हलाक। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा, हम कार्रवाई करेंगे और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर, उसी का यह परिणाम है। और अमन का पैगाम फैलाने का अनोखा तरीका, हजारों मील का पैदल सफर, वो भी तन्हा। गुज़श्ता 2 बरस से इस्लामी शिद्दत पसंदों की वजह से गैर मुल्की सहाफ़ियों का शुमाल मगरबी शाम जाना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन अब BBC की एक टीम हलब के शुमाल में वाक़ शहर अलबाब पहुंची है, जो शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया का रक़्क़ा से बाहर सबसे मजबूत गढ़ था। अलबाब पर शाम के बाकी इत्तेहाद फ्री सीरियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। उनको तुर्की की मदद हासिल है, जबकि रूसी और अमरीकी फ़ौजें भी खित्ते में मौजूद हैं, जो दौलत इस्लामिया के खिलाफ एक दूसरे के कट्टर दुश्मनों की मदद कर रही हैं। BBC के मशरिक़ वस्ता के नामानिगार क्विंटन समरविल और कैमरामैन फ्रेड स्कॉट की खुसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सुमरू। शाम की तवील जंग में कई महाज और बेशुमार दुश्मन हैं। यह है अलबाब का शहर, जो कि हलब के शुमाल में वाक़ है। यहाँ फ्री सीरियन आर्मी को फतह हासिल हुई है। इन लोगों का ताल्लुक़ उसके सुल्तान मुराद डिवीज़न से है। तुर्की की मदद से उन्होंने दौलत इस्लामिया को यहाँ से 100 किलोमीटर दूर धकेल दिया है, लेकिन अलबाब के जनूब में फ्री सीरियन आर्मी को एक और किस्म के दुश्मन का सामना है, और वो है शामी फ़ौज। इन महाजों पर फ़िलहाल एक अजीब पुरअसरार जंगबंदी है। शामी फ़ौज महज 150 मीटर दूर है। यहाँ देहात और सड़कों के लिए इतने गिरोह लड़ते रहे हैं कि ये बताना नामुमकिन हो गया है कि किसने कहाँ बम गिराए हैं, और बाज़ के लिए तो अपने घर के मकाम को ही तलाश करना मुश्किल है। दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जंग में इस गांव पर मुख्तलिफ धड़ों ने कोई 6 मरतबा कब्ज़ा किया है। अब दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ अगली और हतमी लड़ाई रक़्क़ा में होनी है, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक दौलत इस्लामिया के मुखालफीन पहले आपस में लड़ना बंद नहीं कर देते। हमारी पहली दुश्मन दौलत इस्लामिया थी, इसे हमने शिकस्त दी है। अब हमें बाज़ अलहदगी पसंद दहशतगर्द ग्रोहों का सामना है जो शाम को तकसीम करना चाहते हैं। तो हलब पर कब्ज़े के बाद अब हमारे 2 दुश्मन हैं, यानी अलहदगी पसंद और शामी हुकूमत, और हमारे लिए इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। इनके बेशतर जंगजू शामी तुर्क हैं। वो अपने पड़ोसियों और कुर्दों पर मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम लगाते हैं। नई और मज़ीद गहरी दुश्मनियाँ परवान चढ़ रही हैं। इस चारदीवारी के अंदर शाम की बेबसी आया है। ये तमाम लोग शामी हैं। कुछ दौलत इस्लामिया में शामिल हो गए, जबकि दीगर जो अभी लड़कपन में हैं अमेरिका की मदद में कुर्दों के शाना बशाना लड़ रहे थे, और बाज़ सदर असद की फ़ौज के लिए लड़े, जिसे रूस की मदद हासिल है। शाम में बेरोजगारी के सबब मैं अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता था, तो जंगजुओं में शामिल होना मेरी मजबूरी थी। बैरूनी मुदाखलत की वजह से यहाँ ज़्यादा तबाही हुई है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और ये लोग दौलत इस्लामिया में शामिल हुए। यहाँ मुख्तलिफ ग्रोहों के लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। जंग सिर्फ नफ़रत में ही इजाफ़ा कर सकती है, ये नफ़रत में कमी नहीं कर सकती। दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ लड़ाई इनमें से कई लोगों को मैदान जंग में ले आई है। इस जंग ने इनको एक मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ मुत्तहद किया है। ये लड़ाई शायद अब ख़त्म हो रही हो, लेकिन शाम में अमन अभी बहुत दूर है। क्विंटन समरविल की रिपोर्ट। एक तरफ शाम में शिद्दत पसंद ग्रोह दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ाई में पेशरफ्त हुई है, तो दूसरी तरफ इराक़ी फ़ौज को दौलत इस्लामिया के खिलाफ मोसुल में लड़ते हुए 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। शहर का मशरक़ी हिस्सा अब भी दौलत इस्लामिया के कंट्रोल में है। इराक़ी अफ़वाज इत्तेहादी फोर्सेस की मदद से दौलत इस्लामिया से लड़ तो रही हैं, लेकिन इस जंग में उन्हें भारी जानी नुकसान हो रहा है। BBC के जोनाथन बेल की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ख़ज़नफ़र हैदर।
यहाँ रात के अंधेरे में भी आप जंग से होने वाली तबाही साफ देख सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि मूसल की लड़ाई कितनी होलनाक हो गई है। हम यहाँ इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं जो कि हमले की तैयारी कर रही हैं। ये वही फौजी दस्ते हैं जो यहाँ कई माह से दौलत इस्लामिया से लड़ रहे हैं। फौज के कमांडर ने यहाँ एक खाली घर को हेडक्वार्टर में तब्दील कर दिया है। कुछ ही देर बाद उन्हें एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। किसी के जख्मी होने की इत्तला। कुछ ही फासले पर हमें दौलत इस्लामिया का काला परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इमारतों की दीवारों को देखें तो इनमें गोलियों से होने वाले सुराख साफ नजर आएंगे। शिद्दत पसंद यहाँ से फायरिंग कर रहे हैं। ये इत्तेहादी अफवाज का तैयारा था जिसने फ़िज़ाई हमला किया। इराकी अफवाज के लिए फ़ज़ाई मदद फ़ायदेमंद तो साबित हुई है, लेकिन ये दौलत इस्लामिया के खामोश स्नाइपर्स का सुराग नहीं लगा सकती। इराकी फ़ौज के रॉकेट भी इन स्नाइपर्स को निशाना नहीं बना पा रहे। जैसे जैसे रात दिन में तब्दील हो रही है, वैसे वैसे जख्मियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। यहाँ इस सड़क पर कब्जे के लिए दोनों अतराफ से जंग 5 घंटों से जारी है। हमें जान के खतरे के पेश नज़र यहाँ से जाना पड़ा। 6 माह की लड़ाई के बाद इराकी अफवाज अब भी सिर्फ पुराने शहर के दाखिली इलाकों तक पहुँच सकी हैं। यहाँ से आप शहर का मशरकी हिस्सा देख सकते हैं, जो कि अब भी दौलत इस्लामिया के कंट्रोल में है। और हालात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शिद्दत पसंद एक एक सड़क के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। जॉनथन बेल की रिपोर्ट। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ में माओ नवाज बागियों के हमले का निशाना बनने वाले नीम फौजी फोर्सेस के 25 एहलकारों की मौत को बेरहमाना कत्ल करार दिया है। माओ नवाजों के खिलाफ कल से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी है। मज़ीद तफसीलात दिल्ली से शकील अख्तर की इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी के इन एहलकारों पर माओनवाजों ने जब हमला किया, उस वक्त ये छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाके सुकमा में सड़क की तामीर के लिए मजदूरों की हिफाजत कर रहे थे। इस हमले में 25 जवान हलाक और 7 बुरी तरह जख्मी हुए। सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत से पूरे भारत में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। हुकूमत का कहना है कि माओनवाज शिद्दत पसंद शिकस्त खुर्दगी में सफाकाना कत्ल पर उतर आए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर हम कार्रवाई करेंगे और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर, उसी का यह परिणाम है। हुकूमत माओनवाजों से निपटने की अपनी हिकमत अमली का भी जायजा लेगी। माओनवाज बागियों की तहरीक बरसों पहले किसानों और गरीबों के हुकूक की लड़ाई के लिए शुरू हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाई से ये एक खूंरेज़ तहरीक बन चुकी है। इसका असर अब कुछ रियासतों के कबायली इलाकों तक महदूद है, लेकिन इस तरह की बेमानी हलाकतों से उसकी मुखालफत अब हर जगह बढ़ती जा रही है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। शुमाली कोरिया की जानिब से एक और जौहरी या मिसाइल तजुर्बे के खदशे के पेश नज़र अमरीकी जंगी आबदोज़ USS मिशिगन जनूबी कोरिया पहुँच गई है। उधर शुमाली कोरिया ने अपनी अफवाज के 85वें यौम तासीस पर बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें की हैं। माजी में शुमाली कोरिया इस तरह के मौक़े पर मिसाइल तजुर्बे करता रहा है, लेकिन इस बार ख़ित्ते में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर इसराइल के दौरे पर आए हुए जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा सिगमर गैब्रियल ब्रेकिंग द साइलेंस नामी इंसानी हकूक़ की तंजीम से मुलाकात करते हैं तो वो उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। ये तंजीम पुराने इसराइली फ़ौजियों से बात करके मक़बूज़ा ग़र्ब उर्दुन में फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले सलूक के बारे में शवाहिद इकट्ठा करती है। अक़वाम मुत्तहिदा और हुक्काम के मुताबिक एक कश्ती पर सवार कम से कम 16 तारिकीन वतन उस समंदरी पट्टी में डूब गए हैं जो तुर्की और यूनान के जजीरे लेस्बोस के दरमियान वाक़ है। हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में 2 अफराद जिंदा बचे हैं, जिनमें एक हामला खातून शामिल है। सेरबीन में आगे चलकर देखिएगा उस इंडियन अदाकार से गुफ्तगू जो बरतानवी फिल्म विक्टोरिया एंड अब्दुल में मलिका के उर्दू के उस्ताद मुंशी अब्दुल करीम का किरदार निभा रहे हैं।
और एक पाकिस्तानी जिसने बेसरो सामानी के आलम में हज़ारों मील पैदल चलने के कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इंडियन अदाकार अली फजल को आपने 3 इडियट्स, ऑलवेज़ कभी कभी, हैप्पी भाग जाएगी जैसी फिल्मों में कदर मुख्तसर या हल्के फुल्के किरदारों में देखा होगा, और शायद हॉलीवुड की फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में भी। आजकल अली फजल एक बरतानवी फिल्म विक्टोरिया एंड अब्दुल में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और आप उन्हें जल्द ही मलिका विक्टोरिया को उर्दू पढ़ाते देख सकेंगे। हमारे साथी समरा फातिमा ने अली फजल से बात की और उनसे पहला सवाल यही पूछा कि आखिर अब्दुल के किरदार के लिए उनका इंतखाब क्यों किया गया? पता नहीं कहाँ से टपक पड़े। आई थिंक काफ़ी एक लंबा सिलसिला चला था, ये बहुत लंबा था। मुझे याद है मैं ऐसे ही किसी के साथ बैठा हुआ था, एक एजेंसी में बैठा हुआ था और मेरी बात हो रही थी और रैंडमली उन्होंने कहा कि यार ये इसका ये टेस्टिंग चल रही है और आई थिंक दे डन, उनका काम तो ख़त्म हो गया, बट व्हाई डोंट यू ट्राई। तो बाकायदा एक ऑडिशन हुआ उसका और मैं भूल गया उसके बारे में बिकॉज वो ख़त्म हो गई बात, एंड आई थॉट आई वाज प्रीटी मच लेट, कुछ होगा नहीं। 20-25 दिन बाद मुझे कॉल आया था। क्या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि किस्मत आपके पैरेलल साथ साथ चल रही है, क्योंकि ये आपका पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है नहीं? और आई थिंक लाइक बॉलीवुड में, ऑफ कोर्स मैं बॉलीवुड में भी नया ही हूँ, इतना भी पुराना नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ हॉलीवुड का बड़ा टंटा होता है। हाँ, बिल्कुल है ना, कि एक बतंगड़ बन जाता है पूरा कि अरे यार वो इन्होंने हॉलीवुड में वो किया है, और बाकायदा पोस्टर्स लगा देते हैं एक सीन के लिए। मतलब किस्मत का हाथ है या नहीं? मे बी थोड़ी किस्मत है, डेफिनेटली किस्मत। आई फील आई एम लकी। मतलब मैं ऐसा कोई बॉल ऑफ टैलेंट नहीं हूँ, तो मैं मुझे शायद हो सही हो सकता है कि डायरेक्टर जिस नज़र से देख रहे हो उसमें अब्दुल की शक्ल सबसे ज़्यादा आपके करीब हो। टेल अस समथिंग मोर, थोड़ा और बताइए अब्दुल के बारे में। अब्दुल मैंने खुद बहुत आई थिंक फेंटली एक दफ़ा सुना था उसके बारे में, इस स्टोरी के बारे में। मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई वो नहीं था। अब्दुल करीम हाफिज़ थे। ही वॉज नॉट जस्ट अ क्लर्क, वो एक सर्वेंट की हैसियत से, एक नौकर की हैसियत से गए थे। यहाँ पे आए थे इंग्लैंड एक मोहर प्रेजेंट करने, लेकिन कुछ और ही हो गया। क्वीन को उनकी पता नहीं क्या पसंद आ गई, शक्ल शायद पसंद आ गई या क्या अंदाज़ पसंद आ गया, क्या आ गया कि उन्होंने कहा कि तुम रुक जाओ। और 14 से आई थिंक 15 साल वो यहाँ रहे और उन्होंने उर्दू पढ़ाई क्वीन को। पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ आपने काम किया? या मोमल, हाँ, वंडरफुल। आई होप यू आर लिसनिंग। जावेद साहब, जावेद साहब ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बहुत ब्रिलियंट एक्टर माने जाते हैं। बड़ी डिबेटेबल बात होती है हमेशा ये इंडिया और पाकिस्तान में, जो कि मुझे अंदाज़ा है कि एक्टर्स और आर्टिस्ट के लिए इस तरह से नहीं होता होगा। बतौर एक्टर आप को कुछ फ़र्क लगता है काम करने के अंदाज में या एटीट्यूड में? या नहीं, वो तो वो बात हो गई ना कि कानपुर से कोई आया और बिहार से कोई आया और फिर हम उस पर डिबेट कर रहे हैं कि आपको कुछ अलग लगा, उससे चाल चलन अलग है, बैन कर दो। यू नो व्हाट आई मीन? हम लोग को वैसे ही लगता है। हाँ है एक लेकिन हाँ मतलब वो तो है। लैंग्वेज बहुत स्वीट है वो, और खाना लाहौर का मैंने थोड़ा सा चखा, मौका मिला आपको? मौका मिला था मुझे, लेकिन और कोई डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट पॉलिटिक्स प्लेज अ ह्यूज रोल, लेकिन दैट डजंट मीन कि वी हेट पीपल, वी डिसलाइक आर्टिस्ट। अदाकार अली फजल से समरा फातिमा ने बात की। आज के इस जदीद दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हज़ारों मील की मसाफत तय करने के लिए भी सवारी के मोहताज नहीं। हमारे नामनिगार उमर दराज ने मुलाकात की पंजाब के शहर हाफिज़ाबाद के रहायशी खारलज़ादा कसरत राय से, जो अमन व आश्ती का पैगाम फैलाते हुए हज़ारों मील का सफ़र पैदल तय कर चुके हैं। खैबर टू कराची, जो कि 85 डेज़ में मैंने 1999 किलोमीटर सफ़र कवर किया था। फिर वॉक की अगेन खैबर टू कराची, जिसमें मैंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। 72 डेज़ में 2287.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके 2013 में कराची टू मक्का मुकरमा मेरी एक वॉक थी, जो कि 6387 किलोमीटर थी, जो कि मुझे 117 दिन में करना थी।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना टारगेट अचीव किया। तकरीबन 16,000 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ जी। एहसास महरूमी जो होता है ना, ये वजह तहरीक होते हैं। मुझे लगता था कि ऐसा क्यों है कि एक तरफ कुत्ते गाड़ियों में सैरें कर रहे हैं और एक तरफ इंसान जो हैं वो भूख और प्यास से मर रहे हैं। इसलिए मैंने आज़ादाना और एक ऐसी एफ़र्ट का इंतखाब किया जो मैं किसी के ऊपर डिपेंड किए बगैर कर सकता हूँ। सम टाइम मुझे कई दिन के फाके बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मैं उस लेवल के अपने जॉगर नहीं ख़रीद सकता जो एक वॉक की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आम जॉगर्स लेता हूँ जिनके अंदर मेरे पाँव में छाले पड़ते हैं। ये इस टाइप का मतलब हालात होते हैं कि मेरे जूते फट जाते हैं और मैं उनको ख़ुद से सिलाई कर करके तो अपना गुजारा कर रहा होता हूँ। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों का जो उनके जो अखराजात हैं वो मैं अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं हूँ। उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मैंने वॉक्स की और मेरे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, जिसके लिए उन्होंने मुझे मेल्स भी की कि जी आपको हम रिफ्यूज़ नहीं करते, लेकिन आप ये अपने गवर्नमेंट को कहें कि वो हमें लिखे या हमारे 2 बंदों को वहाँ बुलाएं जिनमें से एक बंदे का ख़र्चा 7 लाख रुपया होगा पर डे और वो 2 दिन के लिए कम से कम आएंगे। तो इस तरह 28 लाख रुपया मैं आई कांट अफोर्ड। मेरा एक कदम भी ऐसा नहीं है जो बग़ैर मिशन के हो। हर वो शख्स मेरे साथ चल रहा होता है, मेरा हम कदम होता है जो भी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का ख़ात्मा चाहता है, जो भी दुनिया के अंदर इंसाफ चाहता है। जब मैं चल रहा होता हूँ तो मैं अकेला बज़ाहिर नज़र आ रहा होता हूँ कि एक बंदा सड़क के ऊपर जा रहा है, लेकिन पूरी एक मूवमेंट चल रही होती है। मैं तो पूरे वर्ल्ड में वॉक्स करना चाहता हूँ। मेरा तो मिशन ही ये है कि मैं चलता चला जाऊँ और मेरे चलने से हालात बदलते चले जाएँ। खायरज़ादा कसरत राय जो दुनिया भर में पैदल चलना चाहते हैं। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सहरबीन का बड़ा मौजू था शाम के शुमाल मगरबी शहर अलबाब से दौलत इस्लामिया की पसपाई। रक्का से बाहर ये दौलत इस्लामिया का सबसे बड़ा गढ़ था। यहाँ के लोग बेरोज़गारी के हाथों मजबूर होकर मुख्तलिफ मुतहारिब धाड़ों के लिए लड़ते रहे हैं। खित्ते में रूसी और अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो रही है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सहरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।